हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आई होप आप सब लोगों ने मॉक टेस्ट में अपियर हो गए होंगे और आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा और रेस्पॉन्स जो भी काफ़ी अच्छा रहा। अभी तक 4100 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपियर किया है मॉक टेस्ट में एंड काउंटिंग। अभी हमारा मॉक टेस्ट जो ओपन है, अभी अभी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट दे रहे हैं। हमारे पास इंडिविजुअली काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में क्वेरी आ रही थी, पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स के रिलेटेड। तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक तो कॉन्सेप्ट कि वो कहाँ से आया है, और दूसरा कॉन्सेप्ट के अलावा उसका सॉल्यूशन शेयर करेंगे। तो जिसको जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है वो यहाँ से देखेगा। तो इंडिविजुअली मैसेज करने की या इधर उधर बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत है वहां पे यहाँ पे देख लीजिए, आपका क्लियर मैटर हो जाएगा। दूसरी एक चीज आपके साथ ये शेयर करनी थी कि हम लोगों ने इनिशियली डिसाइड किया था कि हम ऐप पे मूव करेंगे अपना मॉक टेस्ट। हमारी जो ऐप है आपको पता होगा, एक्चुअली वो ऐप हमें डेवलपर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, लेकिन उसमें ओनली बेसिक फंक्शंस है। अभी उसमें टेस्ट पेपर जो है वो ऐड करवाना है, तो उसमें कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। तो अभी उस वजह से हम उस चीज को प्लान नहीं कर पाए। लेट अस होप कि जो हमारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा तब तक हम ऐप पे वो जो टेस्ट पेपर है वो रोल आउट करने की पोजीशन में होंगे। तो लेट अस होप कि नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है वो गूगल फॉर्म पे नहीं होगा, बिकॉज गूगल फॉर्म में कुछ लिमिटेशंस है, आपको भी पता है। मैथमेटिकली आज भी कुछ टर्मिनोलॉजी हमें लिखना चाहते थे, एक्चुअली हम उसमें वो लिख नहीं पाए। तो एक आधा क्वेश्चन जो स्टैटिस्टिक्स में है उसका भी वो सही से बना नहीं, वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में। तो इन शॉर्ट गूगल फॉर्म पे कुछ लिमिटेशंस है, तो उसको हम ओवरकम करने के लिए ऐप पे मूव करने की कोशिश करेंगे। होपफुली नेक्स्ट हमारा जो पेपर होगा वो गूगल फॉर्म पे नहीं होगा मॉक टेस्ट, वो आपका ऐप पे या किसी दूसरी जगह पे हम लेने की कोशिश करेंगे। खैर, इन बातों के साथ शुरू करते हैं फटाफट से। हमारे जो 10 क्वेश्चंस आज मैथमेटिक्स में आए थे उनको एक बार देख लेते हैं। एक और बात बिफोर स्टार्टिंग कि जो पेपर मैथमेटिक्स में सेट किया गया था वो मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, हमने अभी जो लेवल इस मॉक में सेट की थी वो मॉडरेट लेवल का था। तो यहाँ से आप अपनी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सिंपल, ये मॉडरेट और ये टफ मान लीजिए। अभी हमने इस लेवल का पेपर आपको दिया था बिकॉज आपका फर्स्ट मॉक था, तो आप एक तरह से अपनी परफॉर्मेंस को इसके बेसिस पे आप इवेलुएट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन जो आया था वो सर्कुलर परम्यूटेशन के बेसिस पे आया था, और ये क्वेश्चन जो है 50% ऑफ स्टूडेंट्स ने करेक्टली किया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। और काफी स्टूडेंट्स को इसमें डिफिकल्टी भी आई है। तो एक बार इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, एक सिंपल और एक टफ। अब जिन बच्चों ने सिंपली किया है उनका सोल्यूशन ठीक हुआ होगा, और जिन्होंने दूसरा रूट लिया होगा हो सकता है कि वो आगे जाके ट्रैप हुए होंगे और उसको अटेम्प्ट आगे नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको दोनों रास्ते दिखाता हूँ कि अगर आप सिंपल वे में करते तो कैसे बनता आंसर, और डिफिकल्ट वे में कैसे बनता। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट वे में आंसर नहीं होगा। मैथमेटिक्स आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करता। आप डिफिकल्ट वे से भी उसी सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। एक बार क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। नंबर ऑफ वेज in which 6 men and 5 women can dine at a round table। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है? सर्कुलर परम्यूटेशन विद रेस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन है। नो टू women आर टू सिट टुगेदर। इसमें आपको पता है सिंपल तरीका क्या रहता है कि हम मैन को रिप्रेजेंट करेंगे एम से, वुमेन को रिप्रेजेंट करेंगे एम से। तो देखिए एक बार, हमारे पास 6 मैन और 5 विमेन है। 6 men and 5 women हमारे पास है। ठीक है, यही हमारे पास क्वेश्चन है। और कंडीशन है कि 5 women को इकट्ठे नहीं बैठना। तो इसका सिंपल अप्रोच क्या रहेगा? सबसे पहले आप क्या कीजिए, मैन को जो है वो बिठा लीजिए। सिंपल तरीका है, ये एक राउंड टेबल है। सबसे पहले आप 6 मैन को बिठा दीजिए। ये मैन एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये 6। आई होप ये बेसिक स्टेप आप सब लोगों ने किया होगा। अब कितने वेज है एक सर्कुलर टेबल पे 6 लोगों को बिठाने के? तो आपको कॉन्सेप्ट याद होगा कि सर्कुलर परम्यूटेशन में हम -1 करते हैं। रीजन बीइंग कि सर्कुलर परम्यूटेशन में देयर इज नो रेफरेंस या इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। हमने बताया था कि लाइन और सर्कल में क्या डिफरेंस होती है, तो आप कॉन्सेप्ट को रेफर कर सकते हैं। फॉर्मूला कुल मिला के क्या है कि सर्कुलर परम्यूटेशन में n-1 फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज इन विच मैन कैन बी अरेंज, 6 मैन है तो वो है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां तक सब लोगों ने किया होगा। अब इसके बाद आपको 5 वुमेन को जो है वो बिठाना है। ठीक है, बट हमारे पास वैकेंसीज कितनी, हम कहाँ कहाँ पे बिठा सकते हैं 5 वुमेन को? एक स्पॉट हमारे पास ये है,
एक स्पॉट हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो अब अगर आप देखें, आपके पास 6 चॉइसेस है और आपके पास कैंडिडेट्स 5 है। आपके पास 6 सीट्स फ्री हो गई और आपके पास जो है 5 नंबर ऑफ विमेन है जिनको आप बिठा सकते हैं। तो इसका सिंपली क्या बनेगा, 6p5, यानी 6 जगह पे आपको 5 लोगों को अरेंज करना है। ठीक है, अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू, ये आपको पता है 6 फैक्टोरियल के बराबर आता है 6। ये इसका आ गया सिंपली सोल्यूशन। तो हो सकता है आप एक बार आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे रही है। क्वेश्चन था डिफिकल्ट नहीं था। पहले आप 6 मैन को बिठाएंगे, उसके 5 फैक्टोरियल वेज बनेंगे, फिर आपके पास 6 जगह बन जाएगी, बिकॉज वुमेन को इकट्ठे नहीं बिठाना है, तो आपके पास 6 ऑप्शंस बैठ रहेंगे जो मैंने मार्क किए हैं ब्लैक कलर में। तो सिंपली आप इनको 6p5 कर सकते हैं। 6 की जगह मुझे 5 लोगों को बिठाना है, तो 6p5 अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 पर्सन आउट ऑफ 6। मेरे पास 6 चीजें हैं, आई हैव टू अरेंज, उसमें से मुझे 5 लोगों की वैकेंसी मेरे पास है, तो 6 वैकेंसीज और 5 कैंडिडेट्स, तो 6p5 मेरे पास सिंपली आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद -1 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रेफरेंस पॉइंट ऑलरेडी हमने सेट किया हुआ था। दूसरी बार -1 नहीं होता, ये चीज याद रखिए, बिकॉज -1 एक बार होगा सिर्फ एक इनिशियल पॉइंट को सेट करने के लिए, तो हमने ऑलरेडी वो -1 किया हुआ है। हमने ऑलरेडी -1 किया हुआ है, हमने 5 फैक्टोरियल लिखा, 6 फैक्टोरियल नहीं लिखा। यहाँ पे 5 into 4 भी काफी लोगों ने सोल्यूशन दिया था, उन्हें क्या किया होगा, दूसरी बार फिर से -1 किया होगा, जो आपको नहीं करना। रेफरेंस पॉइंट एक बार ही आपका रहेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं कि बाय चांस कोई स्टूडेंट ने क्या माइंड में आया कि उसने पहले वुमेन को बिठा दिया, तो फिर कैसे अप्रोच करेंगे। तब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं होगा, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। बाई चांस किसी ने दूसरे तरीके से अप्रोच किया होगा, तो तभी कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगा अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के बैठे हो तो। अब मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ, ऐसी जरूरत नहीं है, बस स्टिल आपकी नॉलेज के लिए। अब अगर बाई चांस कोई कैंडिडेट ने ऐसे अप्रोच किया कि उसने बोला मैं पहले क्या करता हूँ, मेरे पास 6 मैन और 5 वुमेन है और मुझे क्या इंश्योर करना है कि वुमेन इकट्ठे ना हो, तो मैं पहले 5 वुमेन को ही बिठाता हूँ। किसी ने ऐसे अप्रोच किया, तो क्या होगा, रेड कलर से वुमेन को दिखाएंगे, 1 2 3 4 5। तो उसने पहले वुमेन को ही अरेंज किया। तो कितने वेज है वुमेन को अरेंज करने के लिए, आप बोलेंगे 4 फैक्टोरियल। 4 क्यों, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा, बिकॉज सर्कुलर परम्यूटेशन की बात हो रही है। अब क्या बचा, अब मुझे मैन बिठाने हैं, और मैन इस तरीके से बिठाने हैं कि जो विमेन है वो आपस में साथ ना बैठे। ठीक है, अब आप काउंट कीजिए कितनी वैकेंसीज है। या तो मुझे यहां बिठाना है, या यहां बिठाना है, या यहां बिठाना है, यहां और यहां। अगर आप ध्यान से देखिए तो 5 ही वैकेंसीज है और मेरे पास बैठने वाले 6 है। ठीक है, अब आप अपने पास सोच लिए क्या आप 5p6 कर सकते हैं। 5p6 मैथमेटिकली कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती, तो 5p6 पॉसिबल नहीं है इस केस में। तो फिर कैसे अप्रोच करेंगे, तभी मैंने कहा था कि इससे क्वेश्चन डिफिकल्ट बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब है मुझे कहीं पे 2 मैन बिठाने पड़ेंगे। मेरी कंडीशन वायलेट नहीं होगी, वुमेन तब भी सेपरेटली होंगे, पर मुझे कहीं पे 2 मैन बिठाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं कहीं भी कर सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसी चेयर होगी जिसमें 2 लोग बैठेंगे, 2 मैन बैठेंगे, यही बात बनेगी। तो अब मेरे 6 मैन आ गए और मेरे पास क्या है, मेरे पास 6 मैन आ गए और मेरे पास कोई भी वुमेन 2 इकट्ठे नहीं है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए। अब मुझे बताइए कितने तरीकों से होगा, ये कितने तरीकों से होगा। अब इसमें सिंपली जो नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो आपको पता है, वो बनेंगे 5 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5। अब -1 नहीं होगा, बनेगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, बिल्कुल सही है। वो बनेगा 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो यहाँ पे 2 लोग बैठेंगे, ये आपस को इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन, तो उसके लिए मुझे 2 फैक्टोरियल डालना पड़ेगा इसका, तभी कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेट हो रहा है। लेकिन अभी तक अब भी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये कौन से 2 लोग बैठेंगे, ये कौन से 2 लोग होंगे जिनको मैं इकट्ठे बिठाऊंगा। इसमें भी मेरे पास चॉइसेस है। कितनी चॉइसेस है, 6 चूज 2। मेरे पास 6 लोग है। अब 6 में से मुझे कोई भी 2 लोग जो है वो बिठाने पड़ेंगे इकट्ठे, तो कौन से 2 होंगे, वो मैं 6c2 से लूंगा।
और उनकी इंटरनल अरेंजमेंट करने के लिए, इनको इंटरचेंज करने के लिए मैंने ऑलरेडी 2 फैक्टोरियल ले लिया, और इन 5 पोजीशंस को एक्सचेंज करने के लिए मैंने 5 फैक्टोरियल भी ले लिया। अब अगर आप देखिए, ये आपका पहले वाला आंसर ही है, अगर इसको अरेंज करेंगे वो कैसे, 4 फैक्टोरियल इंटू, ये तो 5 फैक्टोरियल आ ही गया, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, वो कैंसिल हो जाएगा, वो चीज आपको कैलकुलेशन पता होगी, ठीक है। ये 2 और ये भी 2, ये और ये चला जाएगा इसके साथ, ठीक है। फाइनली मेरे पास 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, मेरे पास 6 फैक्टोरियल ही होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और मेरे पास अगर आप देखिए आंसर वही वापस आ गया। बट ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बट कॉन्सेप्चुअली ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें सिंपल तरीका क्या था कि पहले आप मैन को बिठाए, वो 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, फिर आप 6p5 से आपका 6 फैक्टोरियल आ जाएगा विमेन के लिए, ठीक है। आई होप कि ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जिसने जैसे भी अप्रोच किया, आप सोल्यूशन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन इज, आई होप कि ये सब लोगों ने कर लिया होगा। थोड़ा ये क्वेश्चन कहां से है, बायनोमियल फॉर्म से है। तो हमारी जो टर्म फर्स्ट है वो क्या रहती है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, 12c0 x रेज पावर 12, 12 माइनस 0, और जो 2y में बेसिकली मेरे पास रहेगा माइनस 2y, ठीक है, रेज पावर 0। यानी कुल मिला के मेरी पहली टर्म जो रहेगी वो x12 ही रहेगी। इसके बाद प्लस 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 की टर्मिनोलॉजी हमारी बनती है। ये चीज मैंने आपको बायनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ाया हुआ है। अब सिंपली टर्म 4 कैसे निकालेंगे, इसी को यूज कर लीजिए। सिंपल है मेरे पास 12c3 x रेज पावर 12 माइनस 3 9, और माइनस 2y, सब लोगों ने मुझे लगता है किया होगा, माइनस 2y रेज पावर 3, ये वाला 3, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। ये आपको पता है 12 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो बचेगा 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, इसका क्यूब हो गया -8, x9 और y3, ठीक है। अब बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन रह गई मेरे पास, 220 इंटू 8, 0 16 17 माइनस 17 60, x रेज पावर 9 y रेज पावर 3। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, जस्ट अगर आपने एक्सपेंशन आपको याद होगा। इसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे, और वो जो आंसर निकाल रहे थे वो उल्टा निकाल, उल्टे से क्या मतलब है, आपको पता है कि इस एक्सपेंशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2y प्लस x रेज पावर 12। अब इसको ऐसे लिख के फिर टर्म 4 निकाल रहे थे, और ऐसे करके अगर वो आंसर भी निकालते, वो कोई ऑप्शन में भी नहीं था। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच करते तो उसका आंसर हो जाता। आप इसको जानबूझ के उल्टा करेंगे तो टर्म 4 में फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, -2y प्लस x रेज पावर 12, फिर आपको ये पहली टर्म आ जाएगी। लेकिन आपको जानबूझ के क्वेश्चन को ट्विस्ट नहीं करना, आपको फैक्ट्स को जो लिखा है उसके बेसिस पे पढ़ना है, और हमारी जो एक्सपेंशन है उसके बेसिस पे यही सोल्यूशन मेरा बनेगा, और ये सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। और ये सोल्यूशन आपके जो आपके जो आंसर्स थे, 4 ऑप्शन थे, उसमें भी यही सॉल्यूशन फॉलो कर रहा था, तो इसलिए सबसे बेस्ट अप्रोच इसमें यही रहेगी, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों ने किया भी हो, काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन किया भी है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका कॉन्सेप्ट था कि एक प्लेन में जो लाइंस होती है, या तो वो पैरेलल हो सकती है 2 लाइंस, या वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगी, इसलिए मैंने उसको एक दूसरे के ऊपर बनाया, ठीक है, या तो वो एक ही लाइन होगी। अब ये कैसे होगा, उसके लिए हमें जो टेस्ट है वो ऐसे करना है कि अगर हमारे कोफिशिएंट्स a1 बाई b2 इज इक्वल c1 बाई, सॉरी, अगर मेरे जो कोफिशिएंट्स है, दो लाइंस के जो कोफिशिएंट्स है, ये हमने पढ़ाया हुआ है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। हमने ये कहा था कि c1 बाई c2 रिप्रेजेंट करता है वो कितना दूर है ओरिजिन से, कॉन्सेप्ट्स को रेफर कीजिए। तो हम कहेंगे पैरेलल लाइंस है, यानी एक प्लेन में ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है, इनकी इक्वेशन इस टाइप की होगी, इनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे a1 by a2 और b1 by b2 वो इक्वल होंगे, लेकिन इनका c1 by c2 इक्वल नहीं होगा, बिकॉज ये ओरिजिन से डिफरेंट डिफरेंट दूरी पे है। इसको हम स्लोप भी कहते हैं, हमने पढ़ाया हुआ है। लेकिन अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब a1 by a2 जो है वो इक्वल होगा ही नहीं b1 by b2 पे, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है।
बट अगर वो एक दूसरे की ओवरलैप कर रही है देन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल c1/c2। फिर इनके सारे जो फैक्टर्स है वो इक्वल होने चाहिए रेशियो में। ठीक है, यही कुल मिला के कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज कर लीजिए, और ये क्वेश्चन भी काफी स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, तो आई होप कि इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्या था इसमें हमारा जो सोल्यूशन, वो ये बनेगा कि 2/3 is equal to -3/k and it must be equal to 10/15। ठीक है, ताकि मेरे जो लाइंस है वो ओवरलैप करे। अब 2/3 इज 2/3, ये ऐसे आएगा -3/k, और ये भी रिड्यूस हो जाएगा 2/3 ही। तो इसका मतलब इस पार्ट की जरूरत नहीं है, 2/3 ऑलरेडी आ गया। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, k इज इक्वल टू -9/2। ठीक है, तो इसका आंसर था -9/2। एंड आई होप कि ये भी आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो अपना अपना क्वेश्चन जहां पे आपको सॉल्यूशन नहीं हुआ है उसको देख लेंगे बस, बाकी आपको सारा देखने की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 डाइस का था, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था, और ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। हमने 3 डाइस को रोल किया है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि सेम नंबर आ रहा होगा तीनों डाइस पे। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ इवेंट और कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब इवेंट हमारे पास क्या है कि सेम नंबर आएगा, तो वो मेरे पास हो गया 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5 और 6 6 6। ये मेरे पास हो गया इवेंट। अब इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 6। मेरे पास 6 ऐसे ऑप्शंस है जो मेरी इवेंट बन रही है कि सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच आइटम। ठीक है, ये मेरे पास सेम नंबर अपीयर ऑन ईच आइटम। अब मेरे पास लेकिन जो सैंपल साइज है उसका क्या कार्डिनल नंबर है। अगर आपको पता है मैं 2 डाइस रोल करूंगा तो कार्डिनल 36 बनता है, 3 करूंगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6। ये कैसे निकलता है, इसको कुछ बोलते थे मैथमेटिकली फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कि अगर एक इवेंट के 6 तरीके हैं, दूसरी इवेंट के 6 तरीके हैं, अगर मुझे दोनों करने हैं तो मल्टीप्लाई करूंगा, अगर दोनों में से एक करना है तो ऐड करूंगा। यहाँ पे चूंकि तीनों इवेंट करने हैं तो मल्टीप्लाई, फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो मैंने कहा कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, आगे इसकी लेवल को जो हम रेज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट मॉक में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई होप कि सब लोगों ने किया होगा। इसमें अगर डिफिकल्टी आई है तो एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट कीजिए, इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन का पॉइंट है कि आपको सेट्स की एक रिलेशनशिप जो है वो निकालनी है। अब यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ कि सेट्स की बहुत सारी ऐसी फॉर्मूलाज या बहुत सारी जो है थ्योरम्स बनती है, लेकिन आप कितनों को याद करते फिरेंगे। तो यहाँ पे अप्रोच सबसे अच्छी है कि आप उसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करो। अगर आपको याद है तो अलग बात है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा याद करना चीजों को, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मूला जितना याद करेंगे उतना कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको इस चीज पे, अगर आपको ये चीज जो है वेन डायग्राम के थ्रू जो आपके सामने आ जाएगी, वेन डायग्राम के थ्रू आप एनालाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि आप डेटा टाइप फॉर्मूला को रेफर करें। तो बेटर है कि आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू अप्रोच करते इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में भी क्या था, जो ऑप्शन हमने नीचे दिए थे बी और सी, ये जो ऑप्शन थे ये तो कभी नहीं बनते। कंफ्यूजन जिनमें होनी थी उन्हीं में ही होगी। कंफ्यूजन जो होनी थी वो ए और बी में ही होनी थी, ए और डी में होनी थी, बिकॉज ए और डी ही पास पास आ रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटली गलती हो गई उन लोगों से जिन्होंने ए को आंसर किया है। जिन्होंने बी और सी को किया है उनको फिर से कॉन्सेप्ट को रिविजिट करने की जरूरत है, उन्होंने कॉन्सेप्चुअली अप्रोच नहीं किया है। जिन्होंने ए या डी को किया है उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। अब ए वालों ने थोड़ी सी गलती की है, डी वालों ने आंसर सही दिया है। अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, एक और तरीका भी होता है कि मैं ए बी और सी में कुछ डेटा डालूं सेट में, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 4 5 6 8, सी इज इक्वल टू 8 9 10 12, फिर सॉल्व करूं। उससे बेटर है वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करो। सबसे पहले इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम बनाइए, और इतना टाइम भी नहीं लगेगा, ये हार्डली 1 मिनट का काम है। वेन डायग्राम बनाते हैं। हम पहले देखते हैं कि ए माइनस बी यूनियन सी क्या होता है। थोड़ा सा ये बनाना पड़ेगा बड़ा, क्योंकि ओवरलैपिंग भी इसमें दिखानी है।
हाँ, ये ठीक रहेगा। तो ये मेरे पास हो गया ए, बी और सी। अब ए माइनस बी यूनियन सी क्या होता है? आपको अब ये चीज फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट को मिलाना, और ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब होता है एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन दिस पार्ट। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? बी यूनियन सी मेरे पास कौन सा पार्ट हो गया? बी और सी को मिलाइए, ये बी और ये सी। तो ये जो मेरे पास एरिया है पूरा जो रेड से मार्क है, ये मेरे पास कौन सा है? बी यूनियन सी। ठीक है, एग्रीड। मेरे पास बी यूनियन सी है। अब मुझे वो एलिमेंट्स चाहिए जो ए में तो है, दोज इन ए बट नॉट इन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब जो मैं भी मार्क करूंगा ब्लैक से, वो एरिया। सिंपल, इस एरिया की बात हो रही थी, दोज इन ए बट नॉट इन बी यूनियन सी। तो इस एरिया की बात हो रही है। अब मुझे सिंपली देखना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो ये एरिया बन रहा है, बस। अब पहले वाले को एक बार करते हैं। अब पहले एक बार पहले वाले को कर लीजिए, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। अब से पहले ए माइनस बी को देख लीजिए कौन सा है, दोज इन ए। मैं तभी कहा कि ए और डी में कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में। दोज इन ए बट नॉट इन बी, वो कौन सा एरिया हो गया? मैं इसको मार्क करता हूं, रेड वाला, जो ए में है बट बी में नहीं है। इसको मुझे जोड़ना है, यूनियन करना है, किसके साथ? ए माइनस सी, दोज इन ए बट नॉट इन सी। फिर से रेड से करता हूं, दोज इन ए बट नॉट इन सी, मतलब ये वाला। अब समझ गए? तो ये दो एरिया मुझे आपस में यूनियन करने हैं, तो जोड़ने हैं। जब इनको जोड़ूंगा, अब ध्यान से देख सकते हैं, अब मैं फिर से ब्लैक से करूंगा, तो मेरे पास जो है ये एरिया भी कवर हो गया। यूनियन करना है ना, तो ये एरिया भी कवर हो गया, यूनियन करना है। अब देखिए, ये मेरे पास ये ऑप्शन बन रहा है, ये ऑप्शन नहीं बन रहा, बिकॉज यहाँ पे ये एरिया मेरे पास नहीं था। बस इतना सा होगा कि ये एरिया भी कवर हो गया यूनियन करने से। ठीक है, दोज इन ए बट नॉट इन बी, यूनियन करना है दोज इन ए बट नॉट इन सी। जो मैंने यूनियन किया, मेरे पास ये दो एरिया जुड़ गए, तो मेरे पास ये आंसर नहीं है। बी और सी तो हो ही नहीं सकता। अगर कुछ दिखाना है, भी दिखा देता हूँ, बी और सी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। एक बार देखेंगे फिर से। अब जो ने याद किया है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा याद करना, बिकॉज कितना याद करते फिरेंगे। अच्छा, ए माइनस बी यूनियन सी। ए माइनस बी आपको पता ही है कौन सा एरिया है, ये। और इसका जो यूनियन है वो मुझे किसके साथ करना है? सी के साथ। अब जब यूनियन करना है तो मुझे सी फिर पूरा कवर करना पड़ेगा, जो नीला पोर्शन है वो आएगा। ठीक है, तो ये तो कहीं से बन ही नहीं रहा, ये सी पूरा और ए माइनस बी ये हुआ। अब आप खुद से देखेंगे कि ये कहाँ से बन रहा है, तो कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही। तो किसी बच्चे ने भी, बहुत कम स्टूडेंट्स ने ये आंसर दिया है, क्योंकि कहीं से नहीं बन रहा है। सिमिलरली अगर ये पार्ट भी देखिए, ये भी नहीं बन रहा। कंफ्यूजन इसमें सिर्फ इसमें और इसमें हुई है बस, ये भी नहीं बन रहा। एक बार इसको भी देख लेते हैं एनालाइज करने के लिए। वैसे ये लॉजिकल है कि ये नहीं बनेगा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब ए माइनस बी कौन सा एरिया हो गया? फिर से रेड से करते, ये मेरे पास ए माइनस बी हो गया। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन देख लीजिए किसके साथ? सी के साथ। तो अब इंटरसेक्शन की बात आई है, इंटरसेक्शन में कौन सा पोर्शन बन रहा है? बस ये पोर्शन बन रहा है, जो कॉमन पोर्शन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं हो सकता। तो अब एक बस हम लास्ट देखते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके साथ बराबर मैच जो है वो हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। पहले a माइनस बी को मार्क कीजिए। आपको एक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, दोज इन a बट नॉट इन b। जो a में है लेकिन b में नहीं, तो मैंने ये वाला पोर्शन, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन छोड़ दिया। तो ये जो रेड मार्क्ड है, ये मेरे पास दोज इन a बट नॉट इन b है। इसका मुझे इंटरसेक्शन करना है, दोज इन a बट नॉट इन c। तो मेरे पास ये हो गया, ये मेरे पास हो गया। जो मैंने जो दो रेड मार्क किए हैं, उसमें मुझे कॉमन पोर्शन जो है वो मुझे निकालना है। तो कॉमन ये है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो कॉमन ये है। पहले में ये नहीं आ रहा, दूसरे में ये नहीं आ रहा, तो कॉमन तो यही है। अगर मैं देखूं यहाँ पे यही बन रहा है, तो तीनों गैप्स ओपन है, ये भी ओपन है।
सिंपल है। तो ये वेन डायग्राम से हो गया, आप इसको सेट लेके वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वैसे करना है। याद किया हो तो अच्छी बात है, लेकिन आई वोंट रिकमेंड इट। ठीक है, चलिए, तो इसका डी आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बेसिक रिलेशन से क्वेश्चन डाला था, बिल्कुल बेसिक से। आपको याद होगा मैंने रिलेशन में पढ़ाया था कि हमारे पास रिलेशन के टाइप्स होते हैं, उसमें होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि ए और ए जो है वो रिलेशनशिप का पार्ट हो, यानी हर कोई एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशनशिप बना सके, पढ़ाया था। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, अगर ए और बी रिलेशनशिप का पार्ट है तो वो इंप्लाई करेगा कि बी और ए भी उस रिलेशनशिप का पार्ट होना ही चाहिए। A और B belongs to relation implies that B and A also belongs to the same relation, तो होना ही चाहिए। और ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव अगर A और B रिलेशन का पार्ट है और B एंड C भी रिलेशन का पार्ट है, then it would imply that A and C भी रिलेशनशिप का पार्ट है। और अगर तीनों किसी सेट में है, किसी रिलेशन में, तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। कॉन्सेप्ट्स को आपस रेफर कीजिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और हमने पढ़ाया था ट्रांजिटिव, और तीनों अगर है तो उसको इक्विवेलेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 1। ठीक है, तो अब अगर मैं सिंपल सा लूं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नहीं बन ही नहीं रहा। तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नहीं बन ही नहीं रहा। तो ना 0 ना 1 ना 2 ना 3 कोई भी तो अपने साथ रिलेशन नहीं बना रहा, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव ये नहीं हो सकता। क्या सिमेट्रिक है? आंसर इज यस, because a square plus b square is equal to 1 implies that b square plus a square is also equal to 1। अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे ऐसी डालूं, वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो आपका भी इस क्वेश्चन में काम नहीं है। कोई भी वैल्यूज ऐसी होंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिनको मैं ऐड करके 1 के इक्विवेलेंट कर सकता हूँ, तो अगर मैं उल्टा करूं तब भी तो 1 के बराबर ही निकलेगा। तो सिमेट्रिक तो ये है। आगे बढ़ेंगे, नन तो हो ही नहीं सकता, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज रिफ्लेक्सिव तो पहले थी ही नहीं, ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो आंसर ही नहीं हो सकता। तो इसका सिंपल आंसर था सिमेट्रिक, और आई होप कि आप सब लोगों ने किया होगा। कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे वापस आपके साथ लिख दिया। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको सिंपल से कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे आप क्वेश्चन अपना गलत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और ये मुझे लगता है काफी सारे कैंडिडेट्स का सही हुआ। इसमें कुछ एक बच्चों ने गलत किया, जिन्होंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट को तो नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ के ऐसे तो क्या मार दिया। क्वेश्चन क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि, और डबलिंग ट्रिपलिंग का है कि एक पैसा अपने आप को डबल करता है 15 साल में। ये 15 साल का पीरियड और डबल हो रहा है, एक का 2 यहाँ पे हो रहा है। अब ये अपने 8 टाइम्स कितने में हो जाएगा? अब सिंपल है, और 15 साल में फिर से डबल करेगा तो 4 हो जाएगा, और 15 साल, यहाँ पे डबल नहीं करना, प्लस 15, और 15 साल में फिर से डबल करेगा तो 8 हो जाएगा। तो कितने साल में अपने आप को क्या करेगा? 8 टाइम्स करेगा इन, सिंपली इसका जवाब है अपने आप को करेगा 45 ईयर्स में, 45 ईयर्स में। ठीक है, आई होप ये सबने सॉल्व कर लिया होगा। ये इसका लॉजिकल आंसर है। अब जो फॉर्मूला यूज करने वाले स्टूडेंट्स है उसका फॉर्मूला ढूंढते रहेंगे, कौन सा फॉर्मूला था वो बता देता हूं। उसका फॉर्मूला भी है बाय द वे, लेकिन फॉर्मूला से इतना दिमाग नहीं लगाना होता, ये बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो फॉर्मूला से करने की जरूरत थी नहीं, जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो था वो था डबल हो रहा है 15 साल में, अब 8 टाइम्स कितने साल में होगा, ये क्वेश्चन था। ये इसका फॉर्मूला बनता है, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अब इसको कैसे करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, तो 1/15 इज इक्वल टू 3/x, x इज इक्वल टू 45। और अब देखिए वही वही यही चीज हो रही है जो मैंने पहले आपको बताई थी, वही चीज हो रही है। अब मैथमेटिकली थोड़ा फॉर्मूला के जरिए हो रही है, हो वही रहा। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उसमें मुझे नहीं लगता किसी की गलती हुई होगी। नेक्स्ट मौके मैथमेटिक्स की लेवल इससे थोड़ी ज्यादा रखी जाएगी। अब ये क्वेश्चन का मुझे समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 8 का कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि इस क्वेश्चन में सारे ही आंसर बन रहे हैं, और मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे लॉजिक यूज किया है। पहले आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? वेयर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। अगर मैं A मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करूं तो वो वापस A ही निकलेगा। और मैंने एक क्वेश्चन सिंपलीफाई करने के लिए 2x2 मैट्रिक्स दिया था, मैं यहाँ पे 3x3 भी दे सकता था, लेकिन मैं 2x2 ही दिया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इस मैट्रिक्स ट्रांसपोज क्या होता है,
अगर मैं इस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम बनाऊंगा, कॉलम को रोज बनाऊंगा। अब यहाँ पे सिंपली आप देखिए मेरे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब अगर मैं रोज एंड कॉलम चेंज भी करूं तो ये और ये तो चेंज होगा नहीं। तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट इस क्वेश्चन में इरेलेवेंट था। जिन बच्चों ने आइडेंटिफाई किया होगा वो जानते होंगे, बिकॉज ट्रांसपोज का मतलब होता है कि मैं ए को रोज को कॉलम बनाऊं, कॉलम को रो बनाऊं। तो इसका मतलब मैं इसको यहां ले जाऊंगा और इसको यहां ले जाऊंगा, तब भी मैट्रिक्स चेंज नहीं होना चाहिए। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये डेफिनेशन होती है किसकी, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ये पार्ट तो इरेलेवेंट हो गया, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी आए वो तो मूव ही नहीं करेगा और ये तो मूव करेगा ही नहीं। तो ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए डाला था, इसका कोई रेलेवेंस है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, इसका क्वेश्चन में कोई रेलेवेंस है ही नहीं। ठीक है, तो अब करना क्या है, हमें बस इन दोनों को इक्वेट करना है, बस दैट इज इट। क्योंकि ये दो वैल्यू चेंज होने के बाद भी सेम रहने चाहिए, क्योंकि मुझे सेम ट्रांसपोज करने के बाद भी मेरा मैट्रिक्स ए ही रहेगा बाय डेफिनेशन। तो सिंपली मुझे इसको लीनियर इक्वेशन डालना था। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। तो x इज इक्वल टू -1 -2, x इज इक्वल टू -4, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर -4 था, और जो कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि इसका आंसर 4 भी आएगा 3 भी आएगा, उन्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फिर सही से नहीं समझा है। वो एक बार वापस जो है कॉन्सेप्ट को रेफर करे। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ -4 आएगा। अगर और कोई आंसर डालेंगे, सपोज 4 पे करेंगे, तो मैट्रिक्स बनेगा। फिर एक बार दिखा देता हूँ उनके लिए जिन्होंने ये क्वेरी रेज की थी कि हर कोई आंसर आएगा इसमें। 4 पे सपोज करें, 4 - 1 इज इक्वल 3, और यहाँ पे अगर 4 पे करो तो 11, और यहाँ पे अगर कुछ भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा 6। अब अगर इसको मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या मैट्रिक्स सेम रहेगा? नहीं, आप देखिए मैट्रिक्स अलग अलग हो गया। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ -4 आएगा, और वो मैट्रिक्स क्या बनेगा वो भी बता देता हूं आपको, मैट्रिक्स बना ही देता हूं। थ्री, यहाँ पे -4 है तो ये -5 हो गया, -8 + 3 -5 हो गया, और यहाँ पे -4 + 2 जो भी आई है इरेलीवेंट है। -4 + 2, ये -2 आ गया। अब इसको अगर मैं ट्रांसपोज भी करूं, उल्टा भी करूं, तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा। इसका मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ठीक है, आई होप अब क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 भी 50% कैंडिडेट्स ने किया हुआ है, कांग्रेचुलेशंस। अब ये क्वेश्चन क्या था, ये था डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बट मैंने इसको जो क्या किया, कॉम्प्लिकेट नहीं किया, सिंपल सा क्वेश्चन डाला। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला रहती है, ये आपको पता होगा। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू x रेज़ पावर n है, तो मुझे इसका अगर निकालना हो डेरिवेटिव, मेरे पास क्या निकलता है, n सामने आता है, xn-1, इसको हम बोलते हैं सॉरी डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज की थी कि जो मैंने स्क्वायर रूट के अंडर डाला था, इसकी कोई डिफरेंशिएशन नहीं बनती है। नहीं बनती है मतलब 1 ही बनती है, x + 1 की डिफरेंशिएशन 1 ही बनती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको चेन जो रूल है वो यूज नहीं करना पड़ा, आपको फर्दर डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ा। अगर मैं इसके अंदर कुछ और डालता तो आपको उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता। अब मुझे आई होप कि आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअली किया होगा, ऐसे ही नहीं किया होगा, चलो ठीक है। इसके अंदर अगर x + 1 के बजाय कुछ और होता तो उसको भी आपको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ता। बट x + 1 की डिफरेंशिएशन जो है वो क्या बनती है, x + 1 की डिफरेंशिएशन क्या बनती है, 1, तो कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको एक बार कर लेते हैं। ये ऐसे था, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऐसे था। अब इसको यूज कर लेते डिफरेंशिएट फर्स्ट प्रिंसिपल। 1/2 -1 -1/2, तो माइनस की वजह से ये नीचे आएगा। सिंपली ये इसका आंसर बनेगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो था ही नहीं, ये इसका आंसर बनेगा। बट इसमें मैं वही बात फिर से बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे x + 1 के बजाय कुछ और होता तो मुझे उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ता यहाँ पे। लेकिन x + 1 का जो डिफरेंशिएशन बनता है वो 1 ही बनता है, 1 का 0 बनेगा, और x का आपको पता ही है, x ⁻1 1 आगे आएगा, x1 - 1 0, n से 1 तो 1 1, कुल मिला के इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 1 ही बनेगा। तो इंटू 1 करने की कोई जरूरत है ही नहीं, आंसर मेरा यही रहेगा। ठीक है, आई होप ये भी आपने अच्छे से किया होगा। एंड लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये तो सिंपली प्योरली आउट ऑफ डेफिनेशन था। जो स्लाइड्स आपके साथ शेयर हुई थी, जो क्लासेस शेयर हुई थी, उसमें एक क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है वो कोइंसाइड करो, जीरो वेक्टर होता है। जब उसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं तो जीरो वेक्टर होता है, तो इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। और फ्री वेक्टर क्या होता है हमारे पास, ये आपको ऑलरेडी पता होगा जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो हो लेकिन उसका जो कोई पॉइंट है वो फिक्स ना हो, ये भी नोट्स में है।
यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ऑफ यूनिट 1। तो वेक्टर जो टोटल हमारे पास वेक्टर होता है उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, हमने क्लास में बताया हुआ है। इक्वल वेक्टर क्या होता है? दो वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन इक्वल। तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़े हुए, ये डेफिनेशन पार्ट से ही क्वेश्चन डाला हुआ था। तो इस पेपर की लेवल थी मॉडरेट, और यहाँ जो कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है, ठीक है, ठीक है, उसका आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आप 70 या 80% स्कोर करेंगे अगर हम इसको ले जाएंगे कहाँ पे, हम इसको ले जाएंगे अभी थोड़ा सा मॉडरेट से आगे। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी ये जस्ट मॉडरेट लेवल का पेपर इसमें हमने डाला था, आगे नेक्स्ट मॉक में हम इसकी लेवल को है बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे एंड से ये हो गया कंक्लूड। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में आया था, शेयर कर देता हूँ, काफी बच्चों की क्वेरी है, उसमें हमारे एंड से भी गलती है लेकिन क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाता। अब आपको बता देता हूँ पहले एक्चुअल क्वेश्चन इंटेंडेड क्या था। एक्चुअल क्वेश्चन जो इंटेंडेड था वो ये था, 1 is less than equal to x less than equal to 6, this was intended। अभी ये साइन जो है गूगल फॉर्म में है, लिखना ही नहीं, वो उसमें लिया ही नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया लिमिटेशन है उसमें, वो कॉपी पेस्ट भी करने नहीं था गूगल फॉर्म में। अब हम ऐप पे मूव कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन था। अगर हम इसके हिसाब से देखिए तो इसको ब्रेक डाउन कीजिए, तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो x से छोटा या बराबर है, लेकिन जो x जो है वो 6 से बराबर है या छोटा है। तो इसका मतलब डाइस के केस में बनेगा 1 2 3 4 5 6। देखिए तो ये सारे इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। 1 के बराबर या x 1 से बड़ा, और 6 के बराबर या 6 से छोटा, दोनों केस में ये फॉल हो गया। तो फिर मेरा आंसर आता 6/6 इज इक्वल टू 1, जो कि एक्चुअल आंसर इंटेंडेड था और एक्चुअल जो हमें लिखना उसमें था। अब वहां पे क्या हो गया गूगल फॉर्म में, उसमें हो गया गलती से, शायद ऐसे हुआ है उसमें। अब ये जो बात बन गई ना, ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, दिस वाज नॉट इंटेंडेड। हम उसमें अपनी गलती एडमिट कर रहे हैं कि क्वेश्चन जो पहले वाला था वो इंटेंडेड था, लेकिन अब ये क्वेश्चन बन गया। तो ऐसा भी नहीं है कि इनसॉल्वेबल है या मैथमेटिकली ये कोई वेग टर्म है, ऐसा नहीं है। इसका सॉल्यूशन बनता अगर हम इसी को लेके चलेंगे। जो क्वेश्चन आया था वो कैसे बनता, किसको आप ब्रेक करिए, दो चीजें बोल रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है। अब इसको अगर रिफाइन करेंगे, यही बोल रहा है, ठीक है, तो यही बोलना चाहता है। अब जो पहले जो केस में हम इंटेंड कर रहे थे कि x1 या 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो, वो गलती से हो गया x1 या 1 से छोटा हो। तो यहाँ पे सेट क्या बनेगा 1, यहाँ पे सेट क्या बनेगा डाइस के केस में। तो कुल मिला के इस एक्सप्रेशन से क्या मतलब निकलेगा, एक ही रिजल्ट निकलेगा, वो है 1। 1 ही एक, और दोनों को एनालाइज किया तो 1 ही एक ऐसा फिगर है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो मेरा आंसर बनेगा 1/6 इज इक्वल टू 0.16, ठीक है। तो इसका मतलब इनसॉल्वेबल नहीं था, ऐसा नहीं है कि अनसॉल्वेबल था, सॉल्व ही नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि अनसॉल्वेबल क्वेश्चन था। लेकिन क्वेश्चन जो लिखना चाहते हैं इंटेंडेड क्वेश्चन हम नहीं लिख पाए, इंटेंडेड क्वेश्चन हमारा एक्चुअल में वहां पे ये था। इसके केस में आंसर बनेगा 1, और ये जो क्वेश्चन वहां पे लिखा आया आपके पास, इसके केस में आंसर बनेगा 0.16 यानी 1/6, ठीक है। उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप आंसर कर लीजिए। बिटवीन 0 एंड 1 आपका जो है आंसर वो करेक्ट आएगा। ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा उस केस में, बिकॉज ग्रेटर देन 0 अगर आप करेंगे तो वो फिर वेग हो जाता है, 0 से ऊपर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। उसका अप्रोप्रिएट आंसर है बिटवीन 0 एंड 1 यानी 0.16, अगर हम इसको एज इट इज लेके चले। लेकिन दिस वाज नॉट इंटेंडेड, वो मिस्टेक थी, और वो हम इसको यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आई विल कंक्लूड दिस एंड आई होप कि अब कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन मैसेज आप नहीं करेंगे, जो है यहीं पे अपना अपना क्वेश्चन देख लीजिए और नेक्स्ट मॉक के लिए मेहनत कीजिए, इससे थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।